नमस्कार दोस्तों। 1895 में एशिया में एक चमत्कार हो गया। जापान ने चाइना को एक बड़े युद्ध में हरा दिया। दुनिया में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन 1905 में फिर से वही चमत्कार हुआ और जापान ने रशियन एम्पायर को भी हरा दिया और फिर अपने आप को एक एम्पायर के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन यह बात आज हम चाइना और ताइवान अ सिमरिंग वोल्केनो इस टॉपिक में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब 1895 में जापान ने चाइना को हराया था तो ताइवान नाम का जो आइलैंड है आज, वो जापान ने ले लिया था और 1895 से 1945 तक ताइवान जापान का हिस्सा था। और यहां से शुरू होती है चाइना और ताइवान के यानी पीआरसी और आरओसी के बीच की लड़ाई की कहानी। अब ये क्या है और ये किस दिशा में जा रहा है, यही आज हम असेस करेंगे। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानोधने इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। आइए आज का काम शुरू किया जाए। दोस्तों, आप एक्सक्लूसिव नॉलेज वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। 5 लेवल्स हैं। Hundreds of learners are learning with us on a daily basis. लेवल 1, 2, 3, 4, 5 में अलग अलग तरह के वीडियोस रोज आते हैं। लेवल 3 और 4 हमारे सबसे पॉपुलर लेवल्स हैं। लेवल 5 में पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध है सिविल सर्विसेज का। आपको जो अच्छा लगे वो लेवल ट्राई कीजिए, आप लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन का बटन नीचे ही है। हमारी एज ऑफ वॉर सीरीज में 79 हो गया, 80 हो गया, आज हम 81 पे हैं। चाइना इन ताइवान द सिमरिंग वोल्केनो। तो क्या युद्ध होगा? आज आपको इसका जवाब मिल जाएगा और बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। दोस्तों, यह है चाइना और ताइवान का मानचित्र। ध्यान से देखिएगा। चाइना और ताइवान को अलग करता हुआ ताइवान स्ट्रेट आपको बीच में दिखाई देगा और ये सारे लीडर्स की पूरी कहानी आपके सामने है। चाइना और ताइवान के बीच में जो ताइवान स्ट्रेट है वो इन्हें एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे रखता है। ऐतिहासिक रूप से ताइवान हमेशा से चाइना का ही हिस्सा था, ये कोई दूसरा देश तो था नहीं। लेकिन जापान ने 1895 में इसको जीत लिया और 1945 तक ताइवान पूरी तरह जापान का हिस्सा रहा। अब यहां से पेंच शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान को हराया तो जापान ने ताइवान छोड़ा और चाइना को लौटा दिया। लेकिन किस चाइना को लौटाया? उस चाइना को जिसके पूरे चाइना का नाम आरओसी था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज ताइवान का नाम है। और उस आरओसी को चलाता था चियांग काई शेक, जिसकी पार्टी का नाम था केएमटी, कुओमिंतांग। वही ताइवान की पहली पार्टी बनी जिसने मार्शल लॉ लगाया। अमेरिका को यह लगता था कि चियांग काई शेक और केएमटी ही चाइना पे राज करेंगे। उन्हें यह बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि कम्युनिस्ट जीत के करीब पहुंच चुके हैं और माओ जेडोंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी बस 2-3 साल बाद पूरे चाइना को जीतने के कगार पे आ चुके थे और उन्होंने चाइना को जीता। उसके बाद क्या हुआ, इस पर हम आगे अब समझेंगे। तो यह कहानी है चाइना और ताइवान के बैकग्राउंड की। अभी आगे और बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, चाइना के जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, चाइना के प्रेजेंट पीआरसी के फाउंडर माओ सेतुंग हो, रिफॉर्मर दंग शाओपिंग हो, या मॉडर्न लीडर जियांग जेमिन, हु जिनताओ, या आज के परमानेंट लीडर शी जिनपिंग हो, इन सब ने वन चाइना प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया है, वन चाइना पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। उसके बीच का फर्क भी थोड़ी देर में देखेंगे। और ताइवान का पहला लीडर था चियांग काई शेक, 1949 से 1975। यही वो सज्जन थे जिन्होंने आरओसी जाने का निर्णय लिया 1949 में, जब चाइना पे पीपल्स रिपब्लिक चाइना बनाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल हो गया। और पहले तो सब कुछ आरओसी था ना, ताइवान भी आरओसी था। तो जैसे ही चियांग काई शेक वहां चले गए, उन्होंने कहा कि मेनलैंड चाइना हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। और तब से पीआरसी बोल रहा है कि ताइवान तो पीआरसी का हिस्सा है, इसे हम लेकर रहेंगे। अब समझ में आ गई कहानी।
वर्तमान लीडर हैं लाई चिंगते, इसके पहले थी साई इंग वेन। चीन इन दोनों से भारी नफरत करता है और रीयूनिफिकेशन की उसने कोशिशें तेज कर दी हैं, इसीलिए आज का टॉपिक भी हो रहा है। दोस्तों, चाइना और ताइवान का जो टेंशन है, जिसे हम एक सिमरिंग वोल्केनो बोलते हैं, वो चीनी सिविल वॉर की अनफिनिश्ड लेगेसी है। वही जो मैंने आपको अभी समझाई, केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का भयानक गृह युद्ध, जिसमें फाइनली कम्युनिस्ट जीते और उस वक्त आरओसी ताइवान बन गया, मेनलैंड पीआरसी बन गया। अब यह मुद्दा तो सुलझा ही नहीं ना। तब से पीआरसी और कम्युनिस्टों ने पूरे चीन पर शासन किया है। केएमटी और जो चियांग काई शेक की पार्टी है, उन्होंने आरओसी यानी ताइवान पर शासन किया है। शी जिनपिंग का यह कहना है, जैसा कि माओ जेडोंग का भी पहले दिन से कहना था, रीयूनिफिकेशन होके रहेगा, एकीकरण होके रहेगा, सब कुछ शांति से होगा, बिल्कुल लोड मत लीजिए, लेकिन जरूरत पड़ी तो बूम बूम भी होगा। ताइवान बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम 2.5 करोड़ का देश है, सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेसी है और हमें चाइना में जाके मिलना ही नहीं है। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। अमेरिका ताइवान को पूरा सपोर्ट करता है। अमेरिका यह बोलता है कि हम ताइवान की डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और नैन्सी पेलोसी तो वहां जाके प्रॉपरली मिल के आई, जिसके बाद चाइना ने पूरा घेरा भी डाल दिया था ताइवान का, सिर्फ 3 साल पहले की बात है। और ताइवान ग्लोबल एआई इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के केंद्र में बैठा हुआ है। टीएसएमसी ताइवान की कंपनी है। तो किसी भी हालत में ताइवान को पश्चिम एकदम से अकेला तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन चाइना का मिलिट्री प्रेशर, बदले में ताइवान का बढ़ता हुआ मिलिट्री बजट और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, अमेरिका का आर्म्स, अम्युनिशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और रीजनल प्रेजेंस, सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस और ग्रेट पावर राइवलरी, इसने दुनिया को डरा दिया है कि क्या यहां एक और हॉट वॉर शुरू होगा। दोस्तों, मैं आपको क्विकली अपडेट कर देता हूं इस वक्त आज अभी युद्ध की क्या स्थिति चल रही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में इंटरसेप्टर मिसाइल्स का जखीरा समाप्त हो चुका है। पश्चिम सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है पैट्रियट पैक 3, और यूक्रेन अब रोक नहीं पा रहा रशियन मिसाइल्स को, और यूक्रेन के ड्रोन्स को रशिया नहीं रोक पा रहा है। दोनों तरफ भयानक नुकसान हो रहा है। यूक्रेन का तो हो ही रहा है, रूस का भीतर तक हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां तबाह हो रही हैं। सो दैट्स अ वेरी बैड वॉर गोइंग ऑन। ये लेटेस्ट खबर है। ईरान और अमेरिका का तो बिल्कुल अलग ही डायमेंशन में निकल गया है सब कुछ। अमेरिका बोल रहा है हॉर्मुज तो मेरा हो चुका है, और ईरान ने कहा अब तो हम फ्री करके दिखाते हैं हॉर्मुज, मतलब दे आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट नाउ। प्लस पूरे गल्फ क्षेत्र के डायनामिक्स में अजीबोगरीब नई बातें रोज निकल निकल कर आ रही हैं, फिर वो सऊदी हो, सीरिया हो, टर्की हो, इजराइल हो या यूएई हो। Hence, the world economy and the world geopolitics is at a massive inflection point. और किसी को पता नहीं है कल क्या होगा। हम तो नजर बनाए हुए, लगातार आपको बताते रहेंगे। चाइना और ताइवान का झगड़ा, इसके बैकड्रॉप में देखिए, ताइवान का इतिहास काफी जटिल है, क्योंकि जब चीन पर चिंग चाइना का राज था, देखिए ये चीन के सारे एम्परर से मैंने इसलिए बता दिया, 1500 मतलब 16वीं सदी के शुरू से बता रहा हूं, मिंग डायनेस्टी शुरू हुई, लेट मिंग थी, और वो बदल के चिंग डायनेस्टी में तब्दील हुई, और वो चिंग का जो आखिरी राजा था एम्परर पुई, 1912 में उसको अपदस्थ कर दिया गया। तब तक विदेशी ताकतें पूरी तरह घुस चुकी थी। हालांकि चाइना कभी कॉलोनी नहीं बना, 5-6 यूरोपीय वहां घुसे और उन्होंने अलग अलग हिस्सों पे अपना कब्जा किया, लेकिन जो आखिरी राजा था एम्परर पुई, 1912 में उसको चलता किया गया। 1895 में हुआ यह था कि जो उस वक्त का राजा था वांगजू एम्परर, उसने ताइवान को सरेंडर कर दिया था जापान को, क्योंकि वो हार चुका था। और उसके बाद जापान ने 1945 तक उस पर शासन किया, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी तबाही नहीं हो गई। सिविल वॉर में सब कुछ बदल गया और माओ जेडोंग की फोर्सेस ने पूरे चीन पर कब्जा किया
कुओमिंतांग अपना सारा सोना वगैरह लेके आरओसी चला गया और वहां मिलिट्री शासन लगाकर एक नया देश खड़ा कर दिया। उस दिन से दोनों के बीच का टेंशन आज भी जीवित है। बीच में लड़ाई रोकने के लिए ताइवान स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वैसे ही ताइवान जल डमरू मध्य है। फर्क समझ में आ गया दोस्तों? 1949 से आज तक कम्युनिस्टों ने और पीआरसी ने ताइवान नामक द्वीप पर एक दिन भी शासन नहीं किया है। तो वो रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं, उसके लिए कानून भी बना दिए हैं कि जरूरत होगी तो मिलिट्री अटैक भी करेंगे। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्टों को भी ये बिल्कुल साफ दिख गया है यूक्रेन रशिया वॉर में क्या हालात हो गए हैं और ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में जो हालात हो गए हैं, मे बी वॉर इज द लास्ट ऑप्शन दे शुड एवर कॉन्टेम्पलेट। लेकिन अब ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें किस नेता का मूड किस दिन क्या बन जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ताइवान था यही यूनाइटेड नेशन में सीट होल्डर रहा, क्योंकि उसके पहले यूएन बन चुका था और तब केएमटी था। फाइनली कम्युनिस्ट चाइना इतना ताकतवर हुआ कि 1971 में यूनाइटेड नेशन ने ताइवान को बाहर किया और पीआरसी को उसकी सीट दे दी। तो तब से पीआरसी यूएन का मेंबर है और ताइवान नहीं है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया भर में लोगों को डरा डरा के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़वा दिए हैं। बहुत कम देश हैं जिन्होंने औपचारिक एम्बेसी रिश्ते रखे हैं ताइवान से। बिजनेस सब करते हैं, भारत ने भी ऑफिशियल रिश्ते रखे ही नहीं है ताइवान से, और बिजनेस करते हैं अरबों डॉलर का। तो चाइना को उससे तकलीफ नहीं है। चाइना कहता ऑफिशियली आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, और लगभग सारे देश चाइना के डर से इस मांग को मान के बैठ गए हैं। यह है आज के ताइवान की स्थिति। प्यारे दोस्तों, 1979 में यूएन ने बीजिंग को ही मान्यता दी, ताइपे से हटा ली जो कि राजधानी है। लेकिन अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट बना के ताइवान को हम हमेशा बचाएंगे यह बात कानूनी रूप से स्वीकार करवा दी। तो इतिहास की पदचाप हमारे सामने आ रही है, और ताइवान की पूरी कहानी में यह है कि 1945 के कॉलोनियल सरेंडर के बाद जापानी जब पीछे हट गए, तो उसके बाद 1949 में चियांग काई शेक वहां गए और मार्शल लॉ लगा दिया और काफी कठोर शासन। लेकिन 1987 में उनका शासन समाप्त हो गया और लोकतंत्र आ गया। वो दिन है और आज का दिन है, ताइवान वाकई में लोकतांत्रिक देश बन गया। और वो लोग अब अपना लोकतंत्र छोड़ना नहीं चाहते हैं कि चाइना के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे। चाइना दिन रात साइऑप चलाता है, साइबर वॉर चलाता है, प्रोपोगेंडा चलाता है, फलाना ठिकाना, लेकिन ताइवानी 2.5 करोड़ लोगों ने अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और दूसरों में इतनी तरक्की कर ली कि चाइना भी नहीं कर पाया उतनी। अभी कुछ कंपनियों के बारे में बताऊंगा, वैसी कंपनियां तो चाइना में भी नहीं है। तो एक छोटा सा देश पूरी तरह भिड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारा एआई सुपर क्लास नाम का प्रोफेशनल्स के लिए एक शानदार प्रोग्राम शुरू हो चुका है। 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के इसमें ऑप्शंस हैं। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस दिन से 1 ईयर का कांस्टेंट लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप इसे मिस नहीं कर सकते। नीचे लिंक है, चेक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एआई टर्बोचार्जर 1 डे सुपर लर्निंग प्रोग्राम होता है सारे एज ग्रुप्स के लिए। अगला 27 सितंबर को होगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइट पर एक प्रोमो कोड दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अब ये 1 चाइना प्रिंसिपल और पॉलिसी क्या होता है? 2 शब्द हैं यहां अलग अलग। एक तो है सिद्धांत और एक है नीति। देखिए, जो पीआरसी है वो पहले दिन से बिल्कुल साफ बोलता आ रहा है कि सारी दुनिया को 1 चाइना प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। क्या कहता है 1 चाइना प्रिंसिपल? ताइवान जैसा कुछ है ही नहीं, आरओसी कुछ नहीं है, ये सब पीआरसी ही है। सब लोग बोलो कि पीआरसी ही है 1 चाइना प्रिंसिपल। अमेरिका कुछ अलग बोलता है, वो बोलता है 1 चाइना पॉलिसी। तो इसमें क्या फर्क हो गया प्रिंसिपल और पॉलिसी में? एक बहुत बेसिक फर्क है। उसका कहना यह है कि हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्टों को एज द सोल गवर्नमेंट मानते हैं, लेकिन हम ताइवान को एक्नॉलेज भी करते हैं। तो उन्होंने एक एम्बिगुअस भाषा बना के
चीन से इमीडिएटली नहीं लड़ने का रास्ता निकाल लिया पश्चिम ने। यह समझ में आया आपको? तो इस सब में ताइवान क्या कहता है, और फिर इंडिया पर भी आएंगे, और इंडिया ने भी बड़ा करारा जवाब दिया है चीन को 2010 के बाद। अभी बताता हूं। रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी यानी ताइवान क्या कहता है कि भाई वी आर डी फैक्टो इंडिपेंडेंट, हम सॉवरेन हैं, कोई हमें कैसे रोक सकता है, और हमारी पूरी सॉवरेंटी है, हम सेल्फ डिटर्मिनेशन ही मानेंगे, और हम कोई रीयूनिफिकेशन नहीं चाहते हैं। हालांकि इन्होंने अब पीआरसी को वापस ले लेने का अपना दावा फिलहाल के लिए बोलना बंद सा कर दिया है। तो भारत का क्या स्टैंड है? देखिए, भारत ने 1950 में चाइना को रिकॉग्निशन दिया था, मतलब पीआरसी को, और वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दे दी थी। लेकिन जब 2010 में चाइना ने होशियारी दिखाई और अरुणाचल आदि के लिए स्टेपल्ड वीजा का नाटक शुरू किया, तो भारत ने वन चाइना पॉलिसी बोलना लिखना बंद कर दिया कि आप वन इंडिया पॉलिसी जिस दिन मान लोगे उस दिन हम वन चाइना पॉलिसी मान लेंगे। चाइना वैसा करेगा नहीं। तो भारत ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी पे खामोश हो गया 2010 के बाद। अब समझ में आ गया? वन चाइना प्रिंसिपल, वन चाइना पॉलिसी, भारत का स्टैंड, ये सब पता होना चाहिए। भारत दोनों से रिश्ते बना के चल रहा है। चाइना से तो ज्यादा ही प्रगाढ़ रिश्ते हो गए, 100 अरब डॉलर का साल का बिजनेस में हमको घाटा हो रहा है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है। कोशिशें बहुत है कि कम की जाए, लेकिन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान से तो बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं ही हर प्रकार के इंडस्ट्री में, और ताइवान अब ग्लोबल एआई इंडस्ट्री के लिए इतना सेंट्रल हो गया है कि उस तूफान को फिलहाल कोई नहीं रोक सकता। देखिए, 1-2 साल बाद एआई का क्या होगा वो यहां कह पाना मुश्किल है कि ये सारी कंपनियां तब इतनी ही प्रॉफिटेबल रहेंगी या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अभी तो है। ये दोनों दरअसल चाहते क्या हैं? अब ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, प्रैक्टिकल बात क्या है? बीजिंग बिल्कुल साफ है, सॉवरेंटी को लेके अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, और शी जिनपिंग कहते हैं पीसफुल रीयूनिफिकेशन करवाओ वन कंट्री टू सिस्टम्स के अंडर। ये वही सिस्टम है जो उन्होंने हांगकांग को दिया था, और फाइनली हांगकांग कई सालों तक तो डेमोक्रेटिक रहा, विरोध प्रदर्शन भी हुए, सब हुआ, फाइनली उसको पूरी तरह कुचल के वन कंट्री वन सिस्टम कर दिया। ताइवान इस बात को जानता है। अगर ये हांगकांग का कबाड़ा नहीं हुआ होता, डेमोक्रेटिक कबाड़ा, तो ताइवान शायद एक बार सोचता, लेकिन इस वक्त वैसा होने की संभावना कम है। अब ताइवान क्या है, वो प्रैक्टिकली पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, और अपनी खुद की चुनी हुई सरकार है, सेनाएं हैं, करेंसी है, पासपोर्ट है, लॉज है, टैक्सेशन है, सब है। तो ताइवान के पास कोई भी स्वस्फूर्त कारण नहीं है कि मैं चाइना के साथ जुड़ जाऊं। उसको क्या मिलने वाला है चाइना से जुड़ के? फायदा तो चाइना का होगा, उसको सारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मिल जाएगी, टीएसएमसी मिल जाएगा। ताइवान इसमें गवाएगा, वो अपनी फ्रीडम गवा देगा, और उसको कम्युनिस्टों को स्वीकार करना पड़ेगा। सो देयर इज नो रीजन फॉर ताइवान टू एक्चुअली एवर नाउ गो फॉर रीयूनिफिकेशन। अभी अभी 2 साल पहले प्रेसिडेंट लाई चिंगते जो आए हैं, वो बिल्कुल साफ हैं कि ताइवान के 2 करोड़ 30 लाख लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो इस तरह से एक फॉर्मल इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन नहीं किया है, प्रेजेंट स्टेटस को अपनी जगह मेंटेन्ड है। बेसिकली एवरीथिंग इज इन अ लिम्बो, सब कुछ हवा में अटका हुआ है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि ये ऐसा ही हवा में अटका और लटका रहे अगले 10 साल, और कुछ भी ना हो। और यह भी हो सकता है कि सुबह शी जिनपिंग चढ़ाई कर दें। लेकिन याद रखिएगा, शी जिनपिंग ने पहले दिन से जिस सिद्धांत का पालन किया है, हॉट वॉर्स में नहीं जाना, क्योंकि अभी उन्हें और 10-15 साल चाहिए चाइना को बहुत ज्यादा रोबस्ट बनाने के लिए, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरी, टेक्नोलॉजिकली। और अभी एआई की लड़ाई में वो पूरी तरह जीते नहीं है, चिप्स बना नहीं पा रहे हैं, बेस्ट चिप, नए एएसएमएल की मशीनों की कॉपी कर पा रहे हैं, तो उन्हें 10 साल चाहिए। ऐसे में अगर युद्ध शुरू हुआ और अगर वो यूक्रेन जैसा फंस गया या ईरान जैसा फंस गया, तो गए चाइना के सारे सुपर पावर एम्बिशंस। तो संभावना ज्यादा इस बात की है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ टॉक, हॉट टॉक, लेकिन वॉर नहीं होगा। तो ये तो दुनिया के लिए अच्छी बात है। बाकी आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, क्या दिक्कत है? दुनिया के लिए ताइवान इंपॉर्टेंट क्यों है?
देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ की कंपनियां टीएसएमसी, हॉन हाई जिसको आप फॉक्सकॉन के नाम से जानते हैं, मीडिया टेक, क्वांटा कंप्यूटर, एसूस, पेगाट्रॉन, सब अरबों डॉलरों का व्यापार करती हैं। और इसमें टीएसएमसी और हॉन हाई, फॉक्सकॉन तो इतनी बड़ी कंपनियां हो गई हैं कि आज आप वर्ल्ड इकोनॉमी में उनके बिना इमेजिन नहीं कर सकते हो। और ये एक छोटे से देश ताइवान ने करके दिखा दिया। दूसरा, ये जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान न केवल सेमीकंडक्टर का पावर हाउस है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अंदर तक इंटीग्रेटेड है। पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए ये एक फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा माना जाता है। रीजनल पावर को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देता है, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और एशियन डेमोक्रेसी में नेक्स्ट टू चाइना बैठा एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसका सिंबॉलिक महत्व ताइवान का इतना ज्यादा है कि अमेरिका और पश्चिम उसको आसानी से डूबने नहीं देंगे। हालांकि अमेरिका में ट्रंप खुद डेमोक्रेसी के साथ क्या कर रहे हैं, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। तो हमें पता है वो वहां क्या कर रहे हैं, लेकिन घर के बाहर एकदम से डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी ताइवान को स्ट्रेटेजिक बना देती है। सेमीकंडक्टर में तो वो है ही इंपॉर्टेंट। ताइवान स्ट्रेट और आसपास के जितने भी सागर हैं, वो येलो सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, सी ऑफ जापान हो, अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका और बाकियों के लिए। और जापान, फिलीपींस और अन्य के लिए ताइवान लोकतांत्रिक रहे, ये चाइना को उलझाए रखने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि नहीं तो चाइना उन पे ज्यादा फोकस करेगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों, मिलिट्री डिस्प्यूट ना हो, इसकी कोशिशें दोनों ने दशकों से की। 95-96 में ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस आ गई। चाइना ने एक्चुअली हॉट मिसाइलें छोड़ दी थी और बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर दी थी। तब दुनिया को लगा था कि ताइवान तो गया। लेकिन उसके बाद, तब देंग शाओपिंग थे और जियांग जेमिन आए थे, चाइना ने कदम पीछे ले लिए। तब लगा था कि वाकई में अब तो ये युद्ध होगा एंड ताइवान इज गॉन, बट वैसा हुआ नहीं। 2005 में एक कानून पारित कर दिया चाइना ने, एंटी सेसेशन लॉ, जिसमें युद्ध की परमिशन मिल गई है। 2016 के बाद से इंडिपेंडेंट माइंडेड प्रेसिडेंट्स के आने के बाद चीन बहुत नाराज हो गया है। 2022 में अमेरिकी लोकसभा की अध्यक्षा नैन्सी पेलोसी अचानक ताइवान पहुंच गई, तो शी जिनपिंग आग बबूला हो गए। पूरे ताइवान को घेर लिया मिलिट्री ने। किया कुछ नहीं, लेकिन संदेश ये था कि बेटा बता रहे हैं तुमको, पंगे मत लेना, बता रहे हैं तुमको। बताया कुछ नहीं, लेकिन डरा के वापस आ गए। नैन्सी पेलोसी को जो पॉइंट शी वांटेड टू मेक, शी हैज मेड इट। और फिलहाल एकदम एक ग्रे जोन प्रेशर बना हुआ है। ग्रे जोन प्रेशर क्या होता है? युद्ध के थ्रेशोल्ड के ठीक नीचे हर तरह का दबाव डालो, हर तरह का दबाव, युद्ध मत करो उसके नीचे का। जैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी लगाई थी, जो पूरी तरह फेल हो गई। एक और बात बता दूं, ताइवान पूरी स्ट्रेटेजी बना के बैठ गया है कि अगर युद्ध हुआ तो कैसे लड़ाई लड़नी है, और वो तैयार है करो या मरो के लिए, कि हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। ये बहुत भयानक खबर है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि रशिया यूक्रेन को हरा नहीं पाया, और अगर ताइवान लड़ने पर आ गया, चाइना के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, और फिर तो पश्चिम भी कूद पड़ेगा ही। अब वैसा ना हो, यही उम्मीद है। तो दोस्तों, अगस्त 2026 में एक हान कुआंग एक्सरसाइज हुई थी, यही मैं अभी बता रहा था। ताइवान की सरकार ने हर सिनेरियो की तैयारी शुरू कर दी है। यह बड़ी डरावनी खबर है भैया चाइना के लिए। अगस्त 2026 की हान कुआंग एक्सरसाइज में हमारी आइलैंड को चाइना से कैसे बचाना, और चलते युद्ध में भी अपनी कंपनियों को काम करते रहने देना, इसकी तैयारी चल रही है। सो दे आर प्रिपेयर्ड, वी आर विलिंग टू फाइट नाउ, लेट्स सी हु डज व्हाट। सामान्यतः हमने ये देखा है कि एक बार कोई देश लड़ने पर आ जाता है, बहुत मुश्किल है हराना। अरे भाई, अफगानिस्तान में तालिबान को नहीं हरा पाया अमेरिका। आफ्टर स्पेंडिंग $1 ट्रिलियन, ऑल दे कुड डू वाज ब्रिंग तालिबान बैक टू पावर। मतलब क्या है? तो चाइना समझदार है, वो जानता है कि एक बार सामने वाला डर अगर छोड़ देता है तो डर के आगे जीत है। जैसे कि एक महान फिलोसोफर ने हमें बताया था कोल्ड ड्रिंक पीते पीते। तो
एक अनसर्टनिटी का माहौल है, एज इफ द ईरान वॉर एंड यूक्रेन वॉर वरंट इनफ। अब आगे क्या होगा? नियर टर्म आउटलुक ये लग रहा है कि एक अनईजी स्टेटस को कई साल के लिए रहेगा। चाइना के ग्रे जोन कोअर्शन में बहुत तेजी आएगी और वो पूरी कोशिश करेगा कि वहां के राष्ट्रपति को इतना अनपॉपुलर कर दिया जाए कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। ब्लॉकेड और क्वारंटीन भी हो सकता है, या फिर अचानक से एम्फीबियस इन्वेजन, और ये बात ताइवान को पता है। फुल स्केल इन्वेजन नहीं होगा, बहुत खतरनाक है, उसमें हजारों चीनी मारे जाएंगे और वो इस जनरेशन को शायद मंजूर नहीं होगा। खतरा यह है कि अगर मिस कैलकुलेशन हो गया तो वो तो डेलिबरेट वॉर से भी ज्यादा बुरा होगा। क्या दुनिया बन गई है ये? कहां जा रहे थे, कहां आ गए हम? एक के बाद एक युद्ध पे युद्ध पे युद्ध, और पूरा सब डगमगा रहा है। जानते हैं इस वक्त दुनिया का कौन सा बाजार पूरी तरह डगमगा चुका है? वो है बॉन्ड्स मार्केट। उस पर हम अलग से फिर बात करेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपका प्यार बना रहे, कमेंट्स करते चलिए और चैनल को ज्वाइन भी अवश्य कीजिए। ग्लोबल अफेयर का नॉलेज सेंटर पूरी तरह पॉपुलेटेड है, एक्टिव है, चालू है। ज्वाइन इसको अच्छे से रोज आप देखें, पढ़ें, मजा आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।